ईवीएम को लेकर शुरू हो गया एक और बखेड़ा। जी हां, पिछले दिनों मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणामों को लेकर गहरा संदेह जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन अब ईवीएम मशीनों को लेकर एक नई कहानी संदेह के नए स्तर को छू रही है। यह मसला पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाला है और लोकतंत्र में भरोसा और ज्यादा डगमगाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने क्या क्या बातें कही हैं, बेहद आसान भाषा में आपको बताएंगे। इसके साथ ही भारत की चुनावी मशीनरी पर कुछ खास बातें होंगी, क्योंकि अब समय वो आने जा रहा है जब खुला खेल फर्रुखाबादी खेला जाएगा। मोदी सरकार ऐसा जुगाड़ सेट कर रही है जिससे आपके सामने बड़े से बड़ा कांड होगा और आप टुकुर टुकुर मुंह देखते रहेंगे। अब यह मत सोचिए कि अभी भी तो देख ही रहे हैं, अभी कम से कम कार्रवाई की मांग तो कर सकते हैं, उम्मीद तो कर सकते हैं। साहिब के नए जुगाड़ के बाद वो भी समाप्त हो जाएगा। यह मसला हद से ज्यादा गंभीर है, ध्यान से देखिए और लोगों को दिखाइए। भविष्य के प्रति सजग नहीं हुए तो आपको आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी। उधर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आते ही नया तांडव शुरू हो गया है। मित्र के लिए बड़े बड़े कारनामे करने का आरोप मोदी सरकार पर लगने लगा है और तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही बात करेंगे बिहार के पूर्व डीजीपी की, जिनकी हरकतों को देखकर मशहूर पत्रकार रवीश कुमार खड़बड़ा गए और तगड़ा वाला तंज कर दिया है। अंत में बात करेंगे गोदी मीडिया के कुछ खास लपटझंडिसों की, जिनकी सरेआम भयंकर वाली बेइज्जती हो गई। आम भाषा में जिसे मुंह के बल गिरना कहते हैं, वही कांड हो गया। इन सभी मसलों पर बेहद आसान भाषा में चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। टन से देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के भरोसे नहीं चलते, ऐसे में हमें आपके साथ की जरूरत है। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब वाला काम शुरुआत में कर लिया करिए, इसमें कुछ आपका खर्च नहीं होता, हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। आज 25 दिसंबर का दिन है, इसे क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में ईसाइयों का यह सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। और चूंकि भारत में यह पहचान रही है कि यहाँ रहने वाला हर इंसान एक दूसरे के त्योहारों को प्रेम और सद्भाव के साथ मनाता है, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटता है, और खुशियां होती हैं बांटने के लिए। इसलिए सबसे पहले तो दुनिया भर के हमारे दर्शकों को इस दिन की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। इस अवसर पर भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम में क्रिसमस कैरोल गाया। यह एक भजन होता है जो ईसा मसीह के जन्मदिन पर अक्सर गाया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवानों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि क्रिसमस मनाने के साथ साथ हमें सीमा पर तैनात जवानों को भी याद रखना चाहिए। जब हम गाते हैं तो उनके लिए भी गाते हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की ये बातें बहुत अच्छी लगी। अच्छा लगा कि उन्होंने क्रिसमस डे पर ईसा मसीह का भजन गाया, मगर कितना अच्छा होता यदि सुप्रीम कोर्ट भारत के पिछले 10 साल के इतिहास को याद करता, जो ईसाइयों के लिए भयंकर दुखदाई रहा है। हमने आपको बताया था कि किसी चर्च के पादरी ने फोन कर हमसे अनुरोध किया कि आप लोग मुस्लिम समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर अपेक्षाकृत ज्यादा बातें करते हैं, हमारी बात बहुत कम होती है। मगर शायद उन्होंने हमारी सारी वीडियोस नहीं देखी होगी। जहां तक मुझे याद है, दर्जनों बार, लगभग 100 के आसपास हमने ईसाइयों और उनके चर्चों पर हो रहे हमलों की चर्चा की है। यह अलग बात है कि किसी पर स्पेशल वीडियो नहीं होता है, अन्य मामलों के साथ हम इन घटनाओं को भी शामिल करते हैं। लेकिन आज जब चीफ जस्टिस को गाते हुए सुना तो मन में यह सवाल उठा कि कितना अच्छा होता यदि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट इन आंकड़ों पर ध्यान देता जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप भी एकदम टकटकी लगाकर देखिए, यकीन नहीं होगा कि भारत कहां से कहां पहुंचा दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2012 से लेकर 2022 तक ईसाइयों और उनके पूजा स्थलों पर जो हमले की घटनाएं हैं वो लगभग 4 गुना हो गई, बढ़ गई। 2012 में ईसाइयों पर हमले की 131 घटनाएं होती हैं पूरे देश में, 2013 में 147, 2014 में 151, 2015 में 179, 2016 में 247, 2017 में 351, 2018 में 325, 2019 में 366, 2020 में 327, 2021 में 505 और 2022 में 599 और 2023 की शुरुआती 8 महीनों में ही 525 से अधिक घटनाएं हो गई। अब जरा एक बार ध्यान दीजिए, साल 2012 में ईसाइयों पर हमले की पूरे देश में घटनाएं 131 थीं। 2014 के बाद से अचानक इसमें जबरदस्त बढ़ोतरी होती है और हमले की घटनाएं लगभग 4 गुना होने लगती हैं। क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि 2014 के बाद देश में ऐसा क्या हो गया कि ईसाइयों पर हमले इस कदर बढ़ने लगे? ऐसी कौन सी बीमारी आ गई या लाई गई? उस बीमारी को लाने के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे मामलों पर संबंधित सरकारों के कान गर्म किए जाए, उन पर कार्रवाई की जाए? हमारे देश में अल्पसंख्यक आयोग से लेकर अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक मंत्रालय तक है। ये सब क्या करते हैं? क्या इन्होंने कभी भी ये जानने का प्रयास किया कि 2014 के बाद से अल्पसंख्यक समुदाय इतने भयावह स्थिति में कैसे पहुंच गया? इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? सवाल यह है कि क्या सिर्फ 25 दिसंबर के दिन हरा हरा पेड़ लगाकर उसमें चाइनीज बत्ती जलाकर और कोई गीत गा लेने से भारत में ईसाइयों का जीवन सुरक्षित हो जाएगा? वो एक नागरिक के रूप में स्वतंत्र जीवन जी पाएंगे? हाल ही में मणिपुर में जो घटनाएं हुई, वहां से रिपोर्ट आई कि मात्र 36 घंटे के भीतर लगभग 250 चर्चों को नष्ट कर दिया गया। कल्पना करके देखिए, मणिपुर जैसा छोटा सा राज्य, 36 घंटे के भीतर वहां पर 250 चर्च समाप्त कर दिए जाते हैं। लेकिन देश की राजनीति और सरकार को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता और गोदी मीडिया तो सन्नाटे मारकर बैठा रहता है, उसकी बात ही क्या करें। यहां एक बात और देखने वाली है, ईसाइयों पर धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों को लेकर फर्जी मुकदमे भी जमकर ठोके जाते हैं और जब इन लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है तो जल्दी जमानत तक नहीं मिलती, सड़े रहते हैं जेल में पड़कर। पिछले दिनों हमने आपको आजमगढ़ का और कुछ अन्य जिलों का भी मामला बताया था, जिसमें पूरी तरह से फर्जी आरोप लगाकर एक तथाकथित हिंदू संगठन वाले व्यक्ति ने कई ईसाइयों को महीनों तक जेल में सड़वा दिया। यहां एक बात और समझने वाली है, धर्म परिवर्तन के मामले में जो नियम है, जो कानून है कि संबंधित व्यक्ति या उसके रिश्तेदार ही शिकायत कर सकता है, लेकिन ईसाइयों के खिलाफ जो मामले दर्ज होते हैं वहां पर ज्यादातर मामलों में तीसरा पक्ष होता है, तीसरा आदमी। और ये ज्यादातर तीसरे आदमी वही हैं जो हमेशा अपने धर्म को खतरे में बताने का रोना रोते हैं और एक खास पार्टी से जुड़े हुए पाए जाते हैं। मुझे लगता है आप लोग इशारा समझ गए होंगे। तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक दिन केक काट लेने और सेंटा क्लॉज के साथ फोटो खिंचवा लेने से भारत में ईसाइयों को सुरक्षा मिल पाएगी और सुप्रीम कोर्ट इन चीजों का संज्ञान कब लेगा? आइए अब पहले पूरे देश की बात कर लेते हैं। इस देश में जितने भी धर्म हैं, जितनी भी जातियां हैं, जितने भी वर्ग या समुदाय हैं, कुल मिलाकर इस देश में जितने भी नागरिक हैं, उन सब की, उनके अधिकारों की और लोकतंत्र की बात कर लेते हैं। हमारे देश में चुनावी लोकतंत्र है, यानी जनता सत्ता को चुनती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में सत्ता पर ऐसे तमाम आरोप लगे हैं जहां सीधे सीधे यह कह दिया जाता है कि जनता के चुनने न चुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्ता ने हर जगह अपनी गोटी सेट कर रखी है। हाल ही में आपने देखा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों का जब चुनाव परिणाम आया तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर लोग बुरी तरह से चौंक गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मध्य प्रदेश में जहां बहुत सारे ओपिनियन पोल और सर्वे रिपोर्ट में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही थी, अचानक ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी इतना आगे निकल गई, कल्पना से भी परे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जहां पर सबने कांग्रेस की सरकार बनते दिखाया, सबने दिखाया, वहां भी बीजेपी इतनी मजबूत बहुमत से कैसे आ गई? इस तरह के तमाम सवाल लोगों के दिमाग में घूम रहे थे। तभी एक और मामला सामने आया कि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर ही 15,000 से अधिक शिकायतें दर्ज थी। लेकिन उन शिकायतों का निवारण किए बिना ही चुनाव आयोग ने जीत का सर्टिफिकेट बांट दिया। मध्य प्रदेश में सरकार भी बन गई, सभी राज्यों में बन गई। लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि यदि हजारों की संख्या में शिकायतें लंबित हैं तो फिर इन चुनाव परिणामों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? इस तरह की तमाम शिकायतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र कुमार मिश्रा एक पत्र याचिका लेकर सर्वोच्च न्यायालय पहुंचते हैं। हमने पिछली वीडियो में पूरी बात बताई थी कि उन्होंने क्या क्या मांग की थी। उनकी सीधी सीधी मांग यह थी कि जब तक चुनाव आयोग इन हजारों शिकायतों का निवारण नहीं कर लेता तब तक चुनाव परिणामों को रोक कर रखा जाए, यानी उस पर स्टे लगा दिया जाए। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। हाल फिलहाल में एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने एक इंटरव्यू में बताया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, 2 बार सुनवाई हो भी चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों के बाद फिर से इस पर सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जो बहुत ही गहरे संदेह पैदा करते हैं। वो घटनाक्रम क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एडवोकेट मिश्रा का कहना है कि भारत का निर्वाचन आयोग अभी किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा है, यानी कि जिस निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेदारी होती है और यह संविधान में लिखा हुआ है कि यह आयोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा, यानी साफ सुथरा बेदाग चुनाव कराना इस आयोग की जिम्मेदारी है, वो आयोग तमाम शिकायतों पर सन्नाटा मारकर बैठ जाता है। सोच कर देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में तमाम विपक्षी पार्टियां पिछले 6 महीने से चुनाव आयोग से मुलाकात के लिए समय मांग रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारियों के पास समय नहीं है कि विपक्षी पार्टियों से मुलाकात कर सके। एडवोकेट मिश्रा का कहना है कि ये जो ईवीएम मशीन है, वीवीपैट है या फिर चिप वगैरह है, ये सब कुछ एविडेंस के रूप में होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं मध्य प्रदेश से ढेर सारी मशीनें मेंटेनेंस के लिए बेंगलुरु भेजी जा रही हैं, कहीं वीवीपैट खराब होने की खबरें सामने आ रही है, उसको बनवाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 800 ईवीएम मशीनें एक साथ रखी हुई थीं, उस मकान में आग लग गई, जबकि ये मशीनें जहां पर रखी थीं वहां बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। फर्रुखाबाद में कलेक्ट्रेट स्थित निर्वाचन कार्यालय के गोदाम में भयंकर वाली आग लग जाती है। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा कि फर्रुखाबाद में 800 ईवीएम जली, बिना शॉर्ट सर्किट के लगी आग से शक का धुआं उठ रहा है। अब खुद कल्पना करके देख लीजिए, जिस गोदाम में जाने का कोई रास्ता नहीं है, जहां आग बुझाने के लिए
लिए दीवार तोड़कर जाना पड़ता है। वहां बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, यानी बिजली की फिटिंग तक नहीं है, यानी शॉर्ट सर्किट होने का कोई चांस ही नहीं है, तो फिर आग लगी कैसे? इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं लोगों के मन में और ज्यादा संदेह पैदा करती हैं। उधर जिस तरीके से ईवीएम से जुड़ी हुई मशीनों को बेंगलुरु भेजा जा रहा है, इन चीजों को लेकर भी लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ करने की भावना से यह सब कुछ किया जा रहा है? क्या गजब गजब का खेल चल रहा है? जिस चुनाव को लेकर हजारों शिकायतें लंबित हैं, उसका चुनाव परिणाम आ जाता है, सरकार बन जाती है बिना शिकायतों का हल निकाले। जो मशीनें सबूतों के तौर पर हो सकती हैं, कहीं उन्हें भर भर के सर्विस के नाम पर बेंगलुरु भेजा जा रहा है, तो कहीं रखे रखे हवा में आग लग जाती है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड दीवार तोड़कर घुसता है, लेकिन आग लगाने वाला कहां से घुस गया या फिर रिमोट से किसी ने आग लगा दी, इसका पता नहीं चला। बाकी 19 लाख ईवीएम मशीनें जो गायब हैं, वो तो आप जानते ही हैं। उसके बारे में न तो चुनाव आयोग अब तक कुछ बोल पाया, न सरकार कोई जवाब देती है। एडवोकेट मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी मांग की है कि चूंकि ईवीएम में वोटिंग का डेटा कुछ दिनों बाद डिलीट हो जाता है, तो जब तक मध्य प्रदेश वाले मामले में सुनवाई पूरी न हो जाए, तब तक इस डेटा को सुरक्षित रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी उठाई है कि अभी वीवीपैट में जो पर्ची दिखती है, वो तो अंदर के अंदर रह जाती है, लेकिन एक और पर्ची की व्यवस्था करनी चाहिए जो फिजिकल फॉर्म में हो, जिसे एक दूसरे बक्से में रखा जाए और बाद में यदि कोई विवाद होता है तो उसका मिलान कराया जाने के लिए वो सुरक्षित रहे। अधिक समय लगने को लेकर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा का कहना है कि चुनाव कराने में या चुनाव परिणाम देने में अधिक समय लगने का कोई सवाल नहीं है, सवाल शुचिता, भरोसे और विश्वास का है। देश की जनता 5 साल के लिए सरकार चुनती है और यदि किसी को 5 साल की सत्ता दी जा रही है तो चुनाव में कुछ दिन का समय लगे तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी सोच कर देखिए, जिस देश का नौजवान प्रतिदिन 24 घंटे में 7.5 घंटा फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाता है, जिस देश में 81 करोड़ की आबादी 5 किलो मुफ्त राशन के भरोसे जिंदा है, जिस देश में कामें नहीं है, जिस देश में जेसीबी की खुदाई देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ घंटों तक खड़ी रह जाती है, जिस देश में लोग 15 लाख का इंतजार 10 साल से कर रहे हैं, जिस देश का युवा इतना खलियर है कि अपने भविष्य का खतरा छोड़कर, अपने परिवार का अपना निजी खतरा छोड़कर धर्म को खतरे से बाहर निकालने के लिए झंडा उठाए घूम रहा है, वहां किससे जल्दी हो सकते हैं चुनाव परिणाम की? चुनाव का रिजल्ट 2 दिन में आए, 5 दिन में आए, चाहे 10 दिन में आए, रिजल्ट ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई उंगली न उठा सके। और यही हमारे देश का संविधान भी कहता है। हमारा संविधान निर्वाचन आयोग को यह जिम्मेदारी देता है कि तुम्हारा यह काम है, जिम्मेदारी है इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। बाकी तो आप देख ही रहे हैं निर्वाचन आयोग कितना स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। 6 महीने से विपक्षी पार्टियों को मिलने का समय तक नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी के नेता कोई भी बयानबाजी कर दें, किसी भी तरीके के नियमों का उल्लंघन कर दें, कहीं कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। गोदी मीडिया की तरफ से 24 घंटे वोटिंग के वक्त तक जमकर प्रचार किया जाता है भारतीय जनता पार्टी का, कोई कार्रवाई नहीं होती। और विपक्ष के नेता यदि पनौती बोल दें तो तुरंत ही नोटिस निकल जाती है। लेकिन शायद इतने से भी मोदी सरकार का पेट नहीं भर रहा है, बहुत मोटा पेट है शायद। उसकी जबान से यही गाना निकल रहा है कि दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। और शायद इसी के तहत मोदी सरकार चुनाव आयुक्तों को इतनी सुविधा देने के लिए बौखला गई है कि चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे जितना बड़ा कांड करो, न तो तुम्हें अभी किसी की कार्रवाई की चिंता करनी है और न भविष्य में। मोदी सरकार ऐसी व्यवस्था बना रही है जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर सभी चुनाव आयुक्तों तक पर किसी भी मामले को लेकर कोई भी अपराध दर्ज नहीं हो सकता। यानी इन अधिकारियों को अब इस बात का भी डर नहीं होगा कि यदि कोई पाप करेंगे, कोई गड़बड़झाला करेंगे, किसी का पक्ष लेंगे, देश के लोकतंत्र का बंटाधार करेंगे, संविधान की हत्या करेंगे, तो कभी इन पर कोई कार्रवाई होगी। जो नारा एलआईसी देता है कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, कुछ वैसे ही गारंटी मोदी सरकार इन अधिकारियों को देना चाहती है कि तुम कुछ भी करो, तुम पर कोई आंच नहीं आने देंगे, न वर्तमान में न भविष्य में। और जब अधिकारियों को इतनी गारंटी मिल जाए तो फिर वो क्या क्या कर सकते हैं ये कहने की जरूरत नहीं है। आम भाषा में कहें तो आने वाले दिनों में यह भी हो सकता है कि यदि चुनाव अधिकारी खड़े होकर आपकी नजरों के सामने फर्जी वोटिंग करवा रहा हो, बड़े से बड़ा गड़बड़झाला करवा रहा हो, तो भी आप चुपचाप देखने के अलावा, टुकुर टुकुर ताकने के अलावा और कुछ करने की हैसियत में नहीं रहेंगे, सिवाय कपार पीटने के। बाकी कपार पीटने की इजाजत भी होगी कि नहीं, ये तो वक्त ही बता सकता है। छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल में भाजपा की सरकार बनी है, लेकिन सरकार बनते ही कुछ ऐसी खबरें सामने आने लगी हैं जिनसे यह सवाल उठता है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ की जंगल जमीन और अडानी के बीच मैं खड़ा हूं, वो बात परम सत्य थी क्या? पत्रकार रणविजय सिंह ने छत्तीसगढ़ के जंगलों की एक वीडियो शेयर किया है और लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ में अडानी के कोयला खदान के लिए जंगल काटा जा रहा है। यह खबर आपको टीवी न्यूज में नहीं दिखाई देगी। ऐसी बातें देशद्रोही लोग करेंगे। इन मूर्खों को कौन समझाए कि देश के लिए जंगल जरूरी है या अडानी? रणविजय सिंह यहां तंज कर रहे हैं, बाकी तो आप समझ ही रहे होंगे कि देश के लिए जरूरी क्या है। आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला लिखते हैं कि देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही अडानी की कोयला खदान के लिए किस निर्ममता से जंगलों को कटवाया जा रहा है। गौरतलब बात यह है कि आदिवासी भाई बहनों के विरोध को प्रशासन द्वारा कड़ाई से दरकिनार कर दबाया भी जा रहा है। सोशल मीडिया पर चारों तरफ यह चर्चा हो रही है कि आखिर क्यों जब तक वहां पर कांग्रेस की सरकार थी तब तक इस तरह की खबरें नहीं आई? क्या भूपेश बघेल की वो बातें सही सिद्ध होती
हुई नजर नहीं आती कि छत्तीसगढ़ की जंगल जमीन और अडानी के बीच सिर्फ वही खड़े थे। बाकी आगे आगे क्या होता है देखते जाइए। अब जरा इनसे मिलिए। फूल माला, पीला कुर्ता, टीका, चंदन सब कुछ लगाए हुए और कथावाचक के रूप में बैठे ये बिहार के पूर्व डीजीपी रहे हैं। सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये बोलते हुए सुने जा सकते हैं कि यदि किसी ब्राह्मण के दिल को तकलीफ पहुंचाओगे तो वो श्राप देता है, तो सामने वाले की पूरे कुल का नाश हो जाता है। ब्राह्मण के क्रोध से बचना चाहिए, ये शास्त्र में लिखा है। ब्राह्मण भले ही आपको दिखाई देता हो कि बड़ा अधम है, बड़ा नीच है, बड़ा पतित है, कुछ भी है, लेकिन पूर्व जन्म की उसकी तपस्या है कि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। ये मत भूलना। ब्राह्मण का अपमान गलती से भी नहीं करना चाहिए, संत का अपमान एकदम नहीं होना चाहिए। अब आजकल के लोग नहीं मानते हैं, यानी सीधे सीधे बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कह रहे हैं कि ब्राह्मण जाति का व्यक्ति चाहे जितना नीच दिख रहा हो, चाहे जितना अधम हो, चाहे जितने गलत काम करता हो, वो पूज्य होता है। उसके दिल को दुखाना मत, उसने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किया था, इसीलिए ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। अगर वो श्राप दे देगा तो सामने वाले का पूरे कुल नाश हो जाएगा, खानदान का नाश हो जाएगा। इस पर पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं कि भयानक है, इस आदमी ने वर्दी पहनकर भी सामंती जीवन जिया होगा। प्रवचन कथा के नाम पर सड़ी गली सोच का प्रचार हो रहा है। इन्हें पता है कि संत की आड़ में और धर्म के नाम पर कोई बोलेगा नहीं तो कुछ भी बोलते जाओ। पूर्व अफसरों को रिटायरमेंट के बाद किताब लिखने से पहले सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है, मगर बकवास और संविधान विरोधी बातें फैलाने के लिए धर्म का चोला काफी है। नफरत फैलाओ, जातिवाद करो, बाबा बन जाओ। आगे वाली लाइन शायद रवीश कुमार लिखना भूल गए कि बाबा बनने के बाद पिछले दरवाजे से सरकार चलाओ। कुछ महीने पहले हमने आपको बताया था कि मोदी सरकार ऐसी व्यवस्था लेकर आ गई है कि रिटायर होने के बाद कोई अधिकारी यदि कोई किताब लिखता है तो उसे सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि सेवा काल में उसने किसी दबाव में कोई बड़ा कांड किया हो और रिटायरमेंट के बाद किताब लिखकर खुलासा कर दे। बहरहाल गोदी मीडिया के इस नए कांड को अपना काम जारी रखा है और हमेशा की तरह जूते के मोजे में सड़ते हुए अपनी बदबू का प्रसार करता रहा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।